अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई, सब ठीक है? अच्छा, तो लास्ट हमने जो है नेविगेशन देखी थी, बॉटम वाली और ड्रावर वाली ना। तो आज कुछ चीज़ें और देखते हैं। प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है। अच्छा, हुक्स हमने सारे देख लिए जो मेन है। यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, ठीक है। यूज इफेक्ट के सारे पर्पसेस देख लिए, कब कौन सा वाला यूज़ करा जाता है, ठीक है। और यूज़ मेमो वगैरह का मैंने आपको बताया था कि भाई ये इस पर्पस के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, यूज़ मेमो होता है और एक यूज़ कॉल बैक होता है, ठीक है। यूज़ रैप मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया। यूज़ रैप क्या? अच्छा, रैप की बात कर रहे हैं। हाँ, यूज़ रेफरेंस बेसिकली ये है कि कंपोनेंट को हम एक रेफरेंस देते हैं, एक तरह से जैसे HTML में हमारे पास आईडी होती है ना, किसी भी टैग को आईडी दे देते हैं और उसको उसकी आईडी से पूरा टैग गेट कर लेते हैं। तो इसी तरह हम किसी भी एलिमेंट को, कंपोनेंट को रेफरेंस दे देते हैं, उस रेफरेंस के थ्रू ना उस पूरे एलिमेंट को हम गेट कर लेते हैं, ठीक है। ट्राई कर लेते हैं अभी इसको, ठीक है। रैप वाली तो कोई चीज़ नहीं है, मैं यही बोलूँ। अच्छा, यूज़ मेमो जो है ना, ये किस लिए होता है? ये वैल्यू को मेमोराइज कराने के लिए होता है। क्या ये एक वैल्यू है, आप इसको मेमोराइज करवा के रख लो और इसको ना जिस तरह हम यूज इफेक्ट को डिपेंडेंसी पास करते हैं ना, इसको पास कर देते हैं और उसकी बेस पे फिर ये जो है ना चलता है, ठीक है। कोई एग्जाम्पल यहाँ पे समझे? हाँ, ये एग्जाम्पल हो सकती है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने कंपोनेंट के अंदर फिल्ट्रेशन की हुई है डेटा की, समझे। हमारे पास डेटा है 1000 के करीब और हमने उसके ऊपर क्या की हुई है? फिल्ट्रेशन की हुई है। अब जब जब हमारा कंपोनेंट री रेंडर होगा तो इसका मतलब जो फिल्ट्रेशन है ये भी री रेंडर होगी, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। काम की चीज़ है ये, इस वजह से थोड़ा देखते हैं इसको। आप ऐसा समझ लें या API से आ रहा है या कहीं पर भी आ रहा है। मैं क्या करता हूँ, सिंपल यहाँ पे एक एरे बना रहा हूँ। आप इसको अज्यूम करें कि API से भी आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है डेटा। अब इसमें ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं, ठीक है भाई। अब ये हमारे अभी मैंने 2 डाले, समझे 1000 है हमारे पास डेटा, सही है। और हमने क्या किया हुआ है, डेटा के ऊपर फिल्टर लगाया हुआ है, ठीक है। कैसे लगाएंगे भाई? एरे डॉट फिल्टर और इसमें हम बोल देंगे कि यार v डॉट एज ज़्यादा हो 15 से तो वो वाला लेके आना, ठीक है। तो कौन सा लाएगा ये? कौन सा लाएगा? अली वाला, ऐसा ही है। ये तो समझ में आ रहा है ना, जावास्क्रिप्ट है, ठीक है। तो मैंने फिल्टर करा दिया, प्रोजेक्ट चला नहीं चला हमारा, ठीक है, चल गया। फिल्टर डेटा में मेरे पास अली आ गया। अच्छा, अब मैंने क्या किया है, मैं काम करता हूँ, एक स्टेट बना लेता हूँ, यही बना लेते हैं। बल्कि एग्जाम्पल के लिए काउंटर की स्टेट बना रहा हूँ, ठीक है। इसमें रखा हुआ है 0 और मैं नीचे आके इस आइकन के क्लिक पे इसको ना वो कर दूंगा, क्या? इंक्रीमेंट। इसको स्टाइल दे देते हैं थोड़ा, ठीक है। काउंटर आ रहे हैं नजर, थोड़ा सा इसको
बड़ा कर देते हैं। और इसको मैं ऑन प्रेस पे बोलूँगा कि आप क्या करना, ऑन प्रेस, और आप क्या करना भाई, काउंटर को काउंटर प्लस प्लस कर देना। सही ऐसे होगा। तो ये जो है ना, जब जब मैं इस पर क्लिक करूँगा, अच्छा काउंटर रीड ऑनली है बोल रहा है। क्या किया हमने, काउंटर लिया है, सेट काउंटर लिया है, अच्छा ये वाला, ठीक है। तो या तो काउंटर +1, ये बोल रहा है ये रीड ऑनली है, इसको आप इंक्रीमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये मैं काउंटर इंक्रीज कर रहा हूँ। लेकिन अच्छा अब आप एक चीज़ देखें, ये चीज़ हमने समझी कि जब भी हम स्टेट को अपडेट करते हैं तो हमारा जो कंपोनेंट है वो री रेंडर होता है, ठीक है, दोबारा से रेंडर होता है। अच्छा रेंडर होने की वजह से क्या ये फिल्टर भी दोबारा हुआ होगा, ये देखें फिल्टर डेटा नजर आ रहा है। इसका क्या मतलब है, कंपोनेंट हमारा री रेंडर हो गया, उस पर फिल्ट्रेशन भी दोबारा हो रही है। अभी तो 2 है तो आपको फौरन से नजर आ रहा है, लेकिन अगर ये 1000 या 10,000 होती, ठीक है मिसाल के तौर पे, या फिर ये तो अभी फिल्टर डेटा एक ही डेटा किया हुआ है, हमारे पास काफ़ी सारे और भी डेटा होते हैं, ठीक है, यूजर्स का डेटा है, प्रोडक्ट्स का डेटा है, ऑर्डर्स हैं, हिस्ट्री है, पता नहीं क्या क्या है, और सब पे हमने फिल्ट्रेशन लगाई हुई है, ठीक है, कंपोनेंट के अंदर। और जब भी हम कंपोनेंट की स्टेट को अपडेट कर रहे हैं, इसका मतलब पूरा डेटा दोबारा से री रेंडर हो रहा है। इशू है ना, या नहीं है, सही है, इशू है, क्या इशू है, ऐप स्लो हो जाएगी, ठीक है, ऐप स्लो हो जाएगी, हाँ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाली चीज़ भी आ सकती है कंपोनेंट के अंदर, ठीक है ना, जितनी बार रेंडर होगा उतनी बार ये सब दोबारा चलेगा, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वैसे पढ़ा है, किसने पढ़ा है, गुड यार, ठीक है। तो कौन सी वाली बोलेंगे इसको, बिग ऑफ एन तो नहीं बोलेंगे, बिग ऑफ एन स्क्वायर बोलेंगे, ऐसा ही है, समझे, लूप ही ना ये, इसको हम बिग ओ एन बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन कंपोनेंट को मैं बोल रहा हूँ, कंपोनेंट तो बिग वन है, O1 है कंपोनेंट, लेकिन रीरेंडर हो रहा है, और उसके रीरेंडर की होने की वजह से ये भी रीरेंडर, ये नेस्टेड आ गया, तो इस वजह से फिर जिसको नहीं पता खैर है, मतलब इतना मसला नहीं है। एक चीज़ है, यूट्यूब की वीडियो देखोगे एक तो समझ में आ जाएगी, लेकिन इंटरव्यू में पूछ ली जाती है सम टाइम, तो लेकिन खैर है, मसला नहीं होता इसका इतना, ठीक है। और कहाँ थे हम, काउंटर पे। तो अब इस चीज़ को किस तरह हम टैकल करेंगे कि यार इसको री रेंडर होने से बचाएं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हुक यूज़ करेंगे, कौन सा वाला, यूज़ मेमो वाला, यूज़ मेमो, ठीक है। और अपने इस फिल्टर डेटा को हम रख देंगे यूज़ मेमो के हुक में, ठीक है, ये इसमें कॉल बैक होता है, और दूसरा इसकी डिपेंडेंसी होती है, ठीक है। फिल्टर डेटा पे हमें मिल रहा है, नज़र आ रहा है। अच्छा अब मैं जब देखें क्या करूँगा, काउंटर को अपडेट करूँगा, क्यों चल रहा है भाई, यूज़ मेमो दे दिया, और इसमें हमने ये रख दिया, हाँ सही है। थोड़ा इसको रीलोड करते हैं, इसको चलना नहीं चाहिए था, ठीक है, क्योंकि हमने इसको अब यूज़ मेमो में डाल दिया है। इसका फॉर्मेट हमने सही रखा है, हाँ सही रखा। अच्छा हाँ,
क्योंकि मैंने कंसोल करवाया हुआ है तो इस वजह से ये तो नज़र आएगा, क्योंकि ये वाला कोड तो चल रहा है, लेकिन ये वाली जो फिल्ट्रेशन है ना ये बार बार नहीं होगी। हाँ, इसमें हम कुछ कंसोल करवा लेते हैं, ठीक है। इसको हम फंक्शन बनाते हैं, इसको रिटर्न करवाते हैं इस तरह से, ठीक है, क्योंकि पहले सिंगल लाइन था। और हम जो है ना यहाँ पे कुछ भी कंसोल करवा लेते हैं, टेस्ट, ठीक है। देखिए टेस्ट एक बार आया, और दूसरी बार टेस्ट नहीं आया, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि जो फिल्ट्रेशन है ये बंद हो गई, ठीक है। ये एक ही बार है, शुरू में एक ही बार है, बस इससे आप वैल्यू ले रहे हैं। अच्छा, लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं यार, ये किसी स्पेसिफिक स्टेट या प्रॉप के अपडेट होने पे ये फिल्ट्रेशन दोबारा हो, तो आप क्या करेंगे, वो इसकी डिपेंडेंसी में पास कर देंगे। जैसे मैं काउंटर पास कर दूं तो अब ये क्या करेगा, ये देखें, मैं जब इसको इंक्रीमेंट करूंगा चल रहा है, ठीक है। तो ये वाला हुक समझ में आया। अच्छा, ऐसा ही सेम हुक ये यूज मेमो, समझिए वैल्यू को मेमोराइज करता है, वैल्यू को, ठीक है। और एक हमारे पास होता है यूज कॉल बैक, वो हमारे फंक्शन को मेमोराइज करता है, ठीक है। अगर आपने कोई ऐसा फंक्शन दिया हुआ हो जो हर रीरेंडर पे चल रहा हो और आपने उस फंक्शन को दोबारा से क्रिएट होने से रोकना है, तो आप उसको डालेंगे एक हमारे पास कौन सा, यूज कॉल बैक, ठीक है। तो इसमें आ जाता है फंक्शन, और ये पूरा फंक्शन जो है ना वो मेमोराइज करके अपने पास रख लेता है। तो इसमें इन्होंने पोस्ट की, समझे कोई एपीआई कॉल हो रही है और हमें कंपोनेंट के रेंडर पे करनी थी, लेकिन हर बार नहीं, कुछ स्पेसिफिक डिपेंडेंसीज को दे दी कि भाई प्रोडक्ट आईडी या रेफरर अपडेट हो तो ये फंक्शन को कॉल भेजना, वरना नहीं, ठीक है। तो यूज कॉल बैक फंक्शन मेमोराइज करवाने के लिए, और यूज मेमो किसके लिए, वैल्यू। अच्छा, एक हमारे पास, अच्छा यूज कॉल बैक में ना आप कोई कंपोनेंट भी दे सकते हैं। कंपोनेंट मतलब आपने एक कंपोनेंट बनाया या इंपोर्ट किया, यहाँ पे कोई कंपोनेंट आ रहा है हमारे पास, जैसे ये थीम बटन ना, तो आप ना ये इसको ये भी दे सकते हैं। आप जैसे इसको बोलते हैं कि भाई माय बीटीएन, ठीक है, इंपोर्ट हो गया यूज कॉल बैक से। तो मैं क्या करता हूँ, अच्छा बटन में हमने हमारे पास क्या है, चिल्ड्रन है, इसको चिल्ड्रन देना पड़ेगा ना, तो नज़र आएगा ये। किधर थे, होम में, नहीं शायद हमने इसका पैटर्न गलत लिखा है, सिंटैक्स। अच्छा, कंपोनेंट को वैसे मेमोराइज कराने का दूसरा तरीका भी है, लेकिन इससे भी आई थिंक हो जाता है यूज कॉल बैक से। या हम एक काम ये कर रहे हैं कि अपने पास एक फंक्शन बनाए, पहले इसको शो करते हैं, या बटन ही शो नहीं हो रहा है क्या ये, एक मिनट देख लेते हैं। थीम बीटीएन हेलो, हाँ बटन ही शो नहीं हो रहा है, हम उसमें लगेगा।
क्या कर दिया हमने इस बटन को, या टेक्स्ट कर लेते हैं, चले सही। हेलो आ गया लिखा हुआ, सही ना। और इसको हम ले जाते हैं यहाँ पे, माय टेक्स्ट। ठीक है, हेलो लिखा हुआ आ रहा है। तो हमने ना अब अपने कंपोनेंट को यूज कॉलबैक में डाल दिया। अब ना थीम टेक्स्ट के अंदर, अच्छा अभी तो थीम टेक्स्ट हमारे पास मल्टीपल जगहों पे यूज हो रहा है ना, यहाँ भी है और कहीं है, काफी सारी जगहों पे यूज हो रहा है, तो इतना आइडिया नहीं होगा। या मैं ना कोई दूसरा अगर हमारे पास कंपोनेंट है, या XYZ कुछ भी बना देता हूँ मैं ना, यहाँ पे बोलता हूँ इसको कंपोनेंट किसका बनाए, हम बना देते हैं एक व्यू बना देते हैं अपना, सही है, या कार्ड बना देते हैं, card.jsx। ठीक है, समझे, ये हमारा कार्ड है। कार्ड को मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। ठीक है, रिफ्रेश हो रहा है, ये आ गया हमारा कार्ड। मतलब रेड वाला जो कंपोनेंट हमने यूज किया ये कार्ड है। अब देखें होगा क्या, मैं कार्ड के अंदर आके भी, समझे यहाँ पे भी कोई फिल्टरिंग हो रही है। ठीक है, तो फिल्टर मैं नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक जस्ट कंसोल लगा रहा हूँ, सही है। दिस इज कार्ड कंपोनेंट, तो मैंने इतना लिख दिया, और इसके अलावा यहाँ पे कुछ भी हो रहा होगा फिल्ट्रेशन वगैरह, इसका मतलब वो चलेगी। तो अब देखिए एक बार चल गया रेंडर होने पे। अब जब मैं अपने पेरेंट वाले कंपोनेंट को अपडेट कर रहा हूं तो वो कार्ड वाला भी री रेंडर हो रहा है। ठीक है ना, चीज समझ में आई ना क्या समझाना चाह रहा है। तो होम वाला कंपोनेंट री रेंडर हुआ, तो होम के अंदर जितने भी कंपोनेंट हैं वो सारे भी री रेंडर होंगे। देखिए कार्ड हो रहा है ना, जब मैं इसको स्टेट को अपडेट कर रहा हूँ हो रहा है। तो अगर मैं चाहता हूँ यार ये भी री रेंडर से रुक जाए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको कॉलबैक के अंदर डाल सकता हूँ, और एक दूसरा तरीका भी है। अच्छा सिर्फ कंपोनेंट नहीं, वैसे ये ना फंक्शन के लिए होता है, कोई भी फंक्शन हो सकता है, ये कंपोनेंट खुद भी एक फंक्शन ही है। तो इसको मैं बोल देता हूँ माय कार्ड या कुछ भी XYZ, यहाँ से इसको हटा के माय कार्ड। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है। अच्छा लेकिन अब भी ये हो रहा है, कार्ड यूज कॉलबैक में हमने कार्ड दे दिया। फिल्टर डेटा हटाते हैं, रीलोड करते हैं। ठीक है, नहीं इसका सिंटैक्स हमने शायद गलत दे दिया। ठीक है, तो खैर फंक्शन तो इससे हो जाएगा, लेकिन अब हम बात करें कंपोनेंट की ना, तो उसका एक हमारे पास तरीका होता है, मेमो का अलग से हुक भी होता है ना, जो कि कंपोनेंट के अंदर हम देते हैं, ये इस तरह से मेमो, और शायद ये ज़रूरी है हमें पास करना, और इसके साथ वो चले। ठीक है, तो ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, तो ये मेमो हमें मिलेगा रिएक्ट से, और हम क्या करेंगे, इस मेमो के मेथड के अंदर रैप करके कंपोनेंट को एक्सपोर्ट करवाएंगे। ठीक है, ठीक है, वो दिस इज कार्ड कंपोनेंट वाली जो चीज थी वो री रेंडर नहीं हो रही, सही है। तो इसको और रिएक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी देख लेते हैं कि मेमो को क्या बता रहा है। ये देखें मेमो बता रहा है, ठीक है, सेम चीज
यूज कॉल बैक, ये तो फंक्शन, अच्छा फंक्शन कोई भी आ सकता है, फंक्शन कोई भी आपका हो जो आपने जिसको रीरेंडर होने से बचाना हो तो उसको दे सकते हैं। ठीक है, हमने अभी ये मेमो ट्राई किया, ये वाला। ठीक है, देखिए बाय डिफॉल्ट व्हेन अ कंपोनेंट रीरेंडर्स रीरेंडर्स ऑल ऑफ इट्स चिल्ड्रन, ठीक है, रिकर्सिवली, कि भाई जब जब वो रीरेंडर होगा हमारा कंपोनेंट तो उसके जितने भी चिल्ड्रन कंपोनेंट है वो सब रीरेंडर होंगे। तो इससे हमने बचाया, किस तरह बचाया, मेमो से इसको रैप कर दिया। ठीक है ना, और ये दोनों जो है ना परफॉर्मेंस के लिए ही है, यूज मेमो और यूज कॉलबैक। ठीक है, अगर दोनों का फर्क देखना है तो आपको बस पता चल जाएगा कि भाई मेमो जो है वो वैल्यू को मेमोराइज करता है और कॉलबैक जो है वो, ये देखें यूज मेमो क्या कर रहा है, मेमोराइज वैल्यूज और कंप्यूटेशंस हमारे ये फिल्ट्रेशन और वगैरह ये सब। भाई साहब टेक्निक पे आए हो? कौन है? मैं डर के मारे उस शख्स के आगे नहीं आता, तुम ऐसे लेट के बाद पढ़ सुन रहे हो यार। खुदा की कसम मैं उसके डर के मारे क्लास में नहीं आता। मैं 32 साल को, मेरी 30 है उस शख्स से। उस्ताद को उस्ताद मानो, तभी आपको कुछ सीखने को मिलेगा। क्या कर रहे थे भाई? बोल रहे हैं, मतलब ऐसी गलत बातें, शायद कैमरे ने उनको बोला हो कॉल करके कि बच्चा कैसे पढ़ रहा है। ठीक है, तो ये वॉच कर रहे होते हैं बैठे हुए ना कैमरे में, ये नहीं, हम पूरा एक डिपार्टमेंट है बहुत बड़ा ऊपर। ठीक है, तो शायद कंप्लेन आई हो तो जब ये आए। ठीक है, चलो बढ़ते हैं। तो भाई वैल्यू हो या फिर कंप्यूटेशंस हो या जो भी फिल्ट्रेशन वगैरह डेटा हो तो उसके लिए यूज मेमो, और अदरवाइज कॉलबैक फंक्शन वगैरह हो। अब चाहे कॉलबैक फंक्शन से आप कुछ भी रिटर्न करवा रहे हो ना, ठीक है, तो ये क्या, अच्छा ये कॉलबैक में ना इतना आपको पता नहीं चलेगा क्या हो क्या रहा है, क्योंकि ना आपने समझे एक फंक्शन बनाया हुआ है और कंपोनेंट रीरेंडर होने पे ना वो फंक्शन रिक्रिएट हो रहा है कि जब जब वो कोड चलेगा फंक्शन भी रिक्रिएट होगा। लेकिन आप चाहते हैं कि यार ये रिक्रिएट ना हो, फंक्शन एक बार मैंने बना दिया, अब वो जैसा था वैसे ही रहे, उसको रिक्रिएट होने का कोई काम नहीं है, तो आप यूज कॉलबैक में डाल देंगे, उसको रैप कर देंगे। लेकिन सम टाइम हो सकता है आपको उस फंक्शन को रिक्रिएट करवाना पड़ जाए। क्यों? क्योंकि देखिए आपने जब एक बार फंक्शन बना दिया होगा ना, जैसे आपने एक फंक्शन बना दिया, कोई भी ये एपीआई कॉल वगैरह कर रहा था, डेटा लेके आ रहा था, सही है। अब ये जो है ना, समझे एक्सियोस, पता है ना एक्सियोस की कॉल दे रहा है और इसमें हमारे पास यूआरएल था, समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ऐसा है ठीक है, सूडो कोड लिख रहा हूँ, और इसमें जा रहा था एक ना पैरामीटर, और ये पैरामीटर हमें मिल रहा था स्टेट से। अब हमने इस फंक्शन को अगर मेमोराइज करा दिया यूज कॉलबैक के थ्रू, ठीक है, तो अब ये एक बार मेमोराइज हो गया, अब चाहे यूजर अपडेट हो जाए तो ये दोबारा से रिक्रिएट ही नहीं होगा, इसको यूजर का पता ही नहीं चलेगा कि यूजर अपडेट हुआ है। जब रेंडर हुआ था यूजर था गॉस, ठीक है, जब ये फर्स्ट टाइम रेंडर हुआ था, अब यूजर चेंज भी हो जाएगा तो ये गॉस ही रहेगा। तो आप इस केस में क्या करेंगे, यूज कॉलबैक के थ्रू उसके अंदर डिपेंडेंसी पास कर देंगे कि यहाँ पे जैसे ये ना कि भाई यूजर के अपडेट होने पर ये रिक्रिएट हो जाए, ठीक है। तो यूज कॉलबैक जो है वो फंक्शन को मेमोराइज कराने के लिए, और हमारे पास यूज वैल्यू जो है वो किसी भी वैल्यू को और कंपटीशन को मेमोराइज कराने के लिए, ठीक है।
अच्छा, इसके अलावा प्रॉप्स का कॉन्सेप्ट पता है भाई? ठीक है, चलो गुड है। किसका? हाँ सॉरी, भूल गया। ठीक है, तो इसको हटाते हैं सारे काम को। हाँ मेमो, ये जो हमने दिया ना इसके थ्रू, ये रिडंडेंट नहीं होने देगा, इसको बचा लेगा। सही है, यूज कॉलबैक से नहीं होगी, यूज कॉलबैक से भी हो जाता है। सर यानी यूज मेमो वही आएंगे जो स्टैटिक होंगे कंपोनेंट। हाँ स्टैटिक कंपोनेंट, हाँ स्टैटिक नहीं, स्टैटिक तो भले रिडंडेंट हाँ उसमें भी आ ही जाएगा, लेकिन कोई भी अगर हैवी कंप्यूटेशनल वर्क किया हुआ है ना, फिल्ट्रेशन लगी हुई है, लूप लगे हुए हैं, ठीक है, कंपोनेंट के अंदर, और आप नहीं चाहते कि ये दोबारा चले, एक ही बार चले, तो उसको मेमो में रैप करा के एक्सपोर्ट करा दिया, तो बस वो एक ही बार चलेंगे। ठीक है ना, तो ये सीन है इसका। फिर वो पेरेंट से दोबारा से इसको करवा सकते हैं, यूज कॉलबैक में डाल के उसको डिपेंडेंसी एरे पास कर दी, जब वो अपडेट होगी ये दोबारा रेंडर हो जाएगा। ठीक है, मतलब हमारे ऊपर है, हमें जब रेंडर कराना हो हम करवा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कभी हो ही ना। अच्छा, इसके अलावा ना मैं यूज रेफ के लिए काम, वैसे तो यूज रेफ किसी भी कंपोनेंट को दे सकते हैं आप ना, वीओ को भी दे सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हर जगह देना नहीं पड़ता, बहुत कम ऐसी जगह होती है कि जो कंपोनेंट को ना हम समझे हैंडल नहीं कर पाते सही से, तो फिर हम क्या करते हैं उसको यूज रेफ के थ्रू गेट कर लेते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाएं, हम क्या यूज कर लें, टेक्स्ट इनपुट यूज कर लेते हैं। सही है, टेक्स्ट इनपुट इंपोर्ट हुआ, कहीं और से हो गया। ठीक है, तो इसको यहाँ से हटा के यहाँ से करते हैं। ठीक है, हमारा टेक्स्ट इनपुट है। हम क्या करते हैं, इसको रेफरेंस दे देते हैं, और रेफरेंस के लिए ना हम रिएक्ट का एक हुक यूज करते हैं, यूज रेफ। ठीक है, सबसे पहले इस हुक से हम रेफरेंस को बनाते हैं। कैसे बनाते हैं कि आपने भाई कांस्टेंट बनाया और आपने इसको बोल दिया भाई इनपुट रेफरेंस, ठीक है, और यूज रेफ कॉल कर दिया। इनपुट के अलावा एक और कोई बनाना है, दोबारा कॉपी, एक और कोई बनाना है, दोबारा कॉपी। ठीक है, तो इस तरह मल्टीपल रेफरेंस हम बना लेते हैं, और ये जो इनपुट रेफरेंस बना है ना, इसको हम पास कर देते हैं अपने कंपोनेंट को रेफ के अंदर, रेफरेंस के अंदर, इस तरह। ठीक है, तो अब क्या होगा, हम क्या करते हैं कि काउंटर के अपडेट होने पर यहाँ पे हम ना इसको करवा लेते हैं कंसोल। वैसे तो कहीं पर भी करवा सकते हैं, कोई फंक्शन कॉल या कुछ है, या मैं एक काम करता हूँ, जैसे इसके ऊपर ना मैं एक फंक्शन कॉल करता हूँ, समझे, सबमिट डेटा का। सही है, अब सबमिट डेटा के अंदर मुझे ये इनपुट की वैल्यू चाहिए, लेकिन मैंने स्टेट से हैंडल नहीं किया इसको, तो मैं बगैर स्टेट के इसकी वैल्यू को कैसे ले सकता हूँ, इसके रेफरेंस से। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इनपुट रेफ, इसके अंदर मुझे मिलेगा पूरा इनपुट, समझे, जो कंपोनेंट है, और इसके अंदर एक की होती है करंट, उसके अंदर आपको फिर बाकी सारी चीज़ें मिलती हैं। तो इसको चलाते हैं। ठीक है, तो आपको पूरा इनपुट का ऑब्जेक्ट मिल गया, काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर। ठीक है, और इसके अंदर देखिए की पड़ी हुई है करंट की, तो आप करंट लेंगे तो करंट में आपको इनपुट की चीज़ें मिलती हैं सारी। किसी ने अगर HTML में आईडी वगैरह ट्राई की हो ना, तो वही चीज़ है ये। ठीक है, देखिए इसमें काफ़ी कुछ है, इसके अंदर वैल्यू भी होगी। सही है, वैल्यू किस देख लेते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, करंट डॉट वैल्यू ही होता है, देख लेते हैं।
देखना पड़ेगा कि गेट वैल्यू है या क्या है। ठीक है, इस फोकस देखिए, फोकस वगैरह वाली भी चीज़ें होती हैं, इवेंट्स वगैरह सारे इसके स्टाइलिंग भी आ जाती है। ठीक है, सब क्लियर करना हो इनपुट को, देखिए क्लियर। ठीक है, जैसे करंट डॉट में बोल दूं कि यार क्लियर हो जाए। वैसे ये करते नहीं है, हम इनपुट को स्टेट से मैनेज करते हैं, लेकिन मैं रेफरेंस के एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि भाई किसी भी कंपोनेंट को ना हम फुली हैंडल कर सकते हैं इसके थ्रू। हाँ, इस केस में तो यूज स्टेट ही होगा इनपुट वाले में, ठीक है। वो तो स्टेट के साथ बाइंड हो जाता है, डेटा बाइंडिंग बताई ना कि स्टेट में जो कुछ भी अपडेट होगा वो इनपुट उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन देखिए इसको मैंने इसके थ्रू भी कर लिया। देखिए इनपुट क्लियर करना है, क्लियर हो गया। तो और भी बहुत चीज़ें हैं इसके अंदर, लेकिन अब वैल्यू भी पड़ी हुई है, पता नहीं वैल्यू का नाम क्या है की का, यहाँ पे देखेंगे तो मिल जाएगी। ठीक है, इनपुट टैक्स है या नहीं, इनपुट पासवर्ड का तो नहीं है, ये देखने के लिए सारी स्टाइलिंग भी आ रही है। ठीक है, तो बहुत चीज़ें होती हैं। और कुछ लाइब्रेरीज हम यूज़ करते हैं जो इसी तरह से अपने कंपोनेंट को हैंडल करती हैं और हमें भी फिर यूज़ रेफरेंस यूज़ करके उनसे काम करवाना होता है। ठीक है, जैसे समटाइम कैलेंडर की लाइब्रेरी होती है, उसमें यूज़ रेफरेंस वगैरह यूज़ हुआ होता है। तो समझे आपको ये पूरा कॉन्टेक्स्ट गेट करके दे देगा उस कंपोनेंट का जिस पे आपने रेफरेंस दिया होगा। अब आपने उसके साथ जो भी करना है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं प्रॉप्स की थोड़ी ना। अच्छा, थोड़ा सा मैं चाह रहा था, बल्कि मैं इतनी मेहनत करके बनाए क्यों, कंपोनेंट रिएक्ट कंपोनेंट ट्री, ठीक है ना। हाँ, ये बने हुए थे ना हमारे पास। ठीक है, तो हम कोई भी एक खोल लेते हैं, वो छोटी इमेज है। अच्छा, इसको आप समझ लें, ये ना रिएक्ट के कंपोनेंट है। अभी तो ये तो HTML आ रहा है, लेकिन इसको हम क्या समझ लें कि ये पेरेंट कंपोनेंट है, फिर ये उसका चाइल्ड है, फिर इसकी एक ये चाइल्ड है, एक ये चाइल्ड है, फिर इसमें काफ़ी सारे चाइल्ड है। तो इस तरह कंपोनेंट के ट्री, पूरा एक ट्री होता है। ठीक है, अब आपके पास डेटा अगर डॉक्यूमेंट में है और आपने किसी को भी पास करना है तो आप पूरे कंपोनेंट ट्री में कहीं पर भी पास कर सकते हैं। ऐसे ही कैसे, प्रॉप्स के थ्रू, कि भाई पहले आप देंगे इसको, फिर देंगे इसको, फिर इसको, इसको, इस तरह पूरे कंपोनेंट्स में कभी कहीं पर भी पास कर सकते हैं। अच्छा, अगर इसमें भी देखिए लंबी है ना, अगर डॉक्यूमेंट से आपको एनालिटिक्स में पास करना हो तो क्या करना पड़ेगा, पहले इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, बहुत लंबी है ना। और अगर फिर रिक्वायरमेंट आ गई यार कि ये की थी प्रॉप की, इसको चेंज कर दो, फिर हर जगह चेंज करना पड़े दोबारा से। अच्छा, या फिर एनालिटिक्स से डॉक्यूमेंट को पास करना है, फिर वही बड़ी रिक्वायरमेंट के भाई पहले इसमें फंक्शन बनाओ, फिर फंक्शन सब में पास करते 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 इसमें लाओ, फिर इसमें इस फंक्शन को कॉल करो तो इसको डेटा मिलेगा। बात समझ में आ रही है मेरी? तो इस चीज को टैकल करने के लिए हमारे पास होता है यूज कॉन्टेक्स्ट का हुक। सही है, यूज कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो ये क्या करता है, ग्लोबल, समझिए ग्लोबल स्टेट बना देता है हमारे लिए। ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट बन जाता है, इसको किसी भी फाइल में आप स्टोर कर दें और पूरे कंपोनेंट ट्री के अंदर कहीं से भी इसको अपडेट कर दें और कहीं से भी इसकी वैल्यू को ले लें आप। सही है, इसका ऐसा सीन हो जाएगा कि ये आपका सारा कंपोनेंट ट्री चल रहा है। ठीक है, बन जा भाई। अच्छा, दोबारा से बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो समझिए ये हमारा पूरा कंपोनेंट ट्री है, सारे आपस में जो है वो कनेक्टेड है। ठीक है, ये भी इस तरह से सारे आपस में कनेक्टेड है। अब यूज कॉन्टेक्स्ट जो है ना वो अलग से साइड पे बैठ जाएगा। ठीक है, ये आ गया हमारा कॉन्टेक्स्ट। अब इसको हमने यहाँ रख दिया और इसको ना सबसे टॉप लेवल कंपोनेंट को दे दिया, इसको दे दिया। ठीक है, अब इसकी जो स्टेट है ना वो इसमें पड़ी हुई है। ठीक है, लेकिन
अब हमें प्रॉप बाय प्रॉप पास करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हर एक कंपोनेंट डायरेक्टली इससे वैल्यू को उठा सकता है डायरेक्टली। मेन फाइल में रैप होगा, ये तो बताया। इसमें इसकी स्टेट होगी, ये है सेपरेट बना हुआ है, लेकिन हम इसको इसके साथ रैप कर देंगे। ठीक है, तो इसमें जो भी वैल्यू पड़ी हुई होगी ना, तो वो इसमें चली जाएगी। ठीक है, और हमें जहाँ कहीं भी वैल्यू चाहिए होगी तो हम इससे नहीं लेंगे, बल्कि इससे ले लेंगे। समझ में आया? हाँ, app.js में जहाँ ज़रूरत पड़े। देखें, अगर इसके अंदर कोई वैल्यू है और इसमें चाहिए तो इसमें रैप हो जाएगी, और अगर इसके अंदर वैल्यू इसमें चाहिए तो इसमें कॉन्टेक्स्ट रैप हो जाएगा। मल्टीपल भी बना सकते हैं कॉन्टेक्स्ट, एक कॉन्टेक्स्ट नहीं, मल्टीपल भी हो सकते हैं। ये तो मैंने एक बना के दिखा दिया ना। कॉन्टेक्स्ट जितने भी हो सकते हैं यहाँ पे इस तरह लाइन से, अलग-अलग फाइल बनेगी मतलब। हाँ, अलग अलग फाइल होती है। ठीक है, तो कैसे बनाते हैं इसको हम ना, एक सर जी थोड़ा API की समझाते हैं कि जैसे यूजर लॉगिन हो रहा है तो एक ऑब्जेक्ट बना दे और वो ना लोकल स्टोरेज पे आपने सेव करा दिया और हर बार लोकल स्टोरेज से गेट कर रहा है और पूरी उस पे जहाँ हमें टोकन सेंड करने हैं हम हर बार अलग टोकन। तो देखिए, लोकल स्टोरेज पे नहीं होती, इसमें वो होती है एसिंक स्टोरेज होती है, तो वो देखते हैं। ठीक है, तो पहले ही कॉन्टेक्स्ट समझ लें, फिर ये करते हैं। सही है? अच्छा, अब हमारे पास ये मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट होंगे। ठीक है, और भी हो सकते हैं। ये सारे हमारे समझे हमारे कॉन्टेक्स्ट हैं, और ये हमारे पूरे कंपोनेंट ट्री है। ठीक है, और इनके अंदर भी मल्टीपल आ सकते हैं और सारे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। अब कोई ये हमारा समझिए रूट कंपोनेंट है, होम है, होम मतलब लॉगिन करके बंदा यहाँ पे आ गया। सही है? अब यहाँ पे हमारे पास ना एपीआई कॉल गई, और एपीआई से हमारे पास आया यूजर का डेटा। ठीक है, अब ये यूजर का डेटा मुझे हर जगह पास करना है, तो मैं क्या करूंगा, प्रॉप बाय प्रॉप पास नहीं करूंगा, बल्कि यहां से कॉन्टेक्स्ट को दे दूंगा। ठीक है ना, और फिर जिस किसी कंपोनेंट को भी चाहिए तो वो क्या करेगा, इससे लेने के बजाय डायरेक्टली कॉन्टेक्स्ट से ले लेगा। ठीक है, इसी तरह से अगर इस डेटा को कहीं से भी अपडेट करना हो, ठीक है, तो आप जो है ना, जैसे यहां से अपडेट करना है इस वाले कंपोनेंट से, तो मैं ये वाला कंपोनेंट इसके थ्रू इसको नहीं बताएगा, बल्कि जाके डायरेक्ट बता देगा कॉन्टेक्स्ट को, और कॉन्टेक्स्ट इसको खुद अपडेट कर देगा। ठीक है, तो कॉन्टेक्स्ट ने जो वो प्रॉप ड्रिलिंग वाली चीज थी ना, वो खत्म कर दी। ठीक है, आसानी कर दिया भाई ने। तो यूज करके भी देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो क्या करते हैं, प्रोफाइल वाले में। अच्छा, हम क्या करते हैं, लॉगिन हमें बनानी पड़ेगी ना। समझे, हम एक स्क्रीन बना देते हैं। ठीक है, समझे, ये हमारी लॉगिन स्क्रीन हो जाएगी। ठीक है, और यही जो है ना बटन, ये वाली ऐड टू कार्ट वाली स्टाइलिंग कॉपी कर लेते हैं ताकि थोड़ा स्टाइल हो जाए। कौन सी थी इसकी स्टाइलिंग, ठीक है, ये आ गई कार्ट बटन की। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे अब टैब नेविगेशन नहीं आएगी ना, यहाँ पे आएगी स्टैक नेविगेशन। अब हमने स्टैक बनाई थी ये वाली, ठीक है, इसमें आते हैं और
यहाँ पे एक स्क्रीन बनाएंगे, स्टैक डॉट स्क्रीन, और इसके अंदर हम रख देंगे लॉगिन को। ठीक है, इनिशियल राउट लॉगिन, और नीचे होम के अंदर, ये होम है ना ये वाली, इसके अंदर हम रख देंगे टैब या जो भी हमें रखनी है वो नेविगेशन रख देंगे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ऐप से टैब को हटा के ऐप नेविगेशन यहाँ दे देता हूँ। ठीक है, क्या बोल रहा है, अलाइन कंटेंट डजंट एग्जिस्ट, कहाँ पे दिया भाई हमने, लॉगिन पे। अच्छा ये हटा दो, चलो ठीक है। तो ये लॉगिन स्क्रीन आ गई, सही। हेडर शेडर हटा के जो भी स्टाइल करना है आपको वो सब कर सकते हैं, ऐसा ही। अब आप बोल रहे हैं एपीआई से डेटा लाएं और फिर उसको पूरी ऐप में लेके जाएं, तो इसके अंदर ना वो कर लो आप, क्या, एक्सियोस। ठीक है, तो पहले हम कर लेते हैं एक्सियोस को इंस्टॉल, यहाँ ऐड एक्सियोस। समझे, लॉगिन पे क्लिक होगा तो लॉगिन यूजर का फंक्शन चलेगा और ये क्या करेगा, एपीआई से डेटा लेके आएगा। तो एपीआई हम इसको दे देते हैं जेसन प्लेस होल्डर वाली, सही है। इसमें यूजर होता है, यूजर्स, यूजर नहीं खाली यूजर /1 है, सही। तो ये इससे आ जाएगा हमारा यूजर। ठीक है, अवेट लगा दिया, एसिंग लगा दिया, कैच एरर, यूजर को पहले कंसोल करवा के देख लेते हैं। ठीक है, तो भाई एपीआई कॉल वगैरह कुछ फर्क नहीं है, जावास्क्रिप्ट में आपको करवाया था शायद मैंने, वही है सेम। ठीक है, ट्राई कैच वगैरह जो भी है सब जावास्क्रिप्ट। तो देखते हैं, चला नहीं चला, अभी तक नहीं चला, चल गया। ठीक है, अब चला है। अच्छा, अभी हमने इसको लॉगिन यूजर को कॉल नहीं किया ना, तो हम क्या करते हैं, लॉगिन के क्लिक पे इसको कॉल करवा देते हैं, सही। डिफॉल्ट जो है ना वो गेट होती है एक्सियोस में। ठीक है, एक्सियोस में डिफॉल्ट गेट होती है। अगर आपने पोस्ट वगैरह बतानी हो तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि मेथड कौन सा है, इसमें भी। ठीक है, इसमें एक ये तरीका है और एक ये भी तरीका है कि एक्सियोस डॉट पोस्ट और फिर आगे यूआरएल और एक्सियोस डॉट गेट, लेकिन बाय डिफॉल्ट ये गेट लेके जाता है। ठीक है, देखिए मैंने लॉगिन पे क्लिक किया, एपीआई पे रिक्वेस्ट गई और वहां से हमारे पास ये डेटा उड़ के आ गया, सेट है। और इसके साथ साथ ये क्या आ रहा है, यूजर, बहुत कुछ आ रहा है ना, तो मेरे ख्याल से यूजर डॉट डेटा के अंदर हमें डेटा मिल रहा होगा। ठीक है, एक्सियोस जो है ना वो डेटा के अंदर डाल देता है, जो भी डेटा हाईवे से आता है उसको ये खुद जेसन वगैरह बनाता है, जिसे हमें फैच में तो डॉट जेसन करना पड़ता है ना, ये खुद बनाता है और उसको डेटा के ऑब्जेक्ट में डाल के आपको दे देता है। ठीक है, देखिए मैंने डेटा मंगवाया तो ये सारा एड्रेस आ गया, यूजर नेम आ गया, सब आ गया।
अब आप चाह रहे हैं कि इसको हम सेव करवा दें एसिंग स्टोरेज में, ठीक है। एक तो अगर ऑफलाइन कोई चीज़ चलानी है आपने या कोई किसी स्क्रीन को डेटा पास करना है ना, तो आप नेविगेशन के थ्रू भी कर सकते हैं, जो लास्ट टाइम बताया, ठीक है। अच्छा, एसिंग स्टोरेज इस पे कैसे यूज़ करते हैं? रिएक्ट नेटिव आपको देता है एसिंग स्टोरेज, ठीक है। लेकिन अब इसने इसकी सपोर्ट ख़त्म कर दी, तो ये चली गई होगी रिएक्ट नेटिव कम्युनिटी CLI में, इंस्टॉल करनी पड़ेगी। वो लोकल स्टोरेज होती है, वो ब्राउज़र की होती है, ठीक है। ब्राउज़र में तो कोई इंस्टॉल करना नहीं पड़ता ना, ब्राउज़र की अपनी स्पेस होती है और वो उसमें सेव हो जाता है। रिएक्ट नेटिव में एसिंग स्टोरेज जो है ना, देखें जब भी आपके मोबाइल में कोई ऐप इंस्टॉल होती है ना, तो वो आपके मोबाइल के अंदर एक फोल्डर क्रिएट कर देती है डायरेक्टली। फाइल्स के अंदर जाएंगे ना कभी, वहाँ पे com डॉट करके फोल्डर आ रहा होता है आपका। तो स्पेस कितनी भी ले, स्पेस जितनी भी ले लें उतनी आपके मोबाइल में होगी। एसिंग स्टोरेज की कोई लिमिट नहीं है। लोकल स्टोरेज की लिमिट होती है, कोई ब्राउज़र दे रहे हैं ना। एसिंग स्टोरेज में आप जितना भी डेटा डाल देंगे, इतना डालते नहीं है, जाहिर सी बात है कि थोड़ा बहुत ही डालते हैं, ऐप की परफॉर्मेंस खराब होगी ज़्यादा डालेंगे तो। लेकिन यहाँ सेव हो रहा होता है उस ऐप के आपके फोल्डर में, ठीक है। जैसे आपकी व्हाट्सएप चैट्स, आपको पता है कि ये भी आपके मोबाइल की स्टोरेज में सेव होती हैं। तो ये भी परमिशन लेगा, ये भी परमिशन लेगा, परमिशन नहीं लेगा शायद, ठीक है। कि स्टोरेज है, इसमें कोई सिक्योरिटी रिस्क नहीं है ना, सेव करवा सकते हैं, गेट करवा सकते हैं विद इन ऐप, विद इन ऐप। ऐसा नहीं कि ये किसी और की ऐप में घुस के वहाँ से उसका डेटा ले ले, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो एसिंग स्टोरेज मूव हो गया है कम्युनिटी पैकेज के अंदर। ये इसका कम्युनिटी पैकेज है, ये हमें इंस्टॉल करना होगा एसिंग स्टोरेज। ठीक है, दोबारा से बिल्ड बना लेते हैं। बहुत आसान है। वेब की किसने यूज की है पहले कभी? लोकल स्टोरेज वेब में, लोकल स्टोरेज समझे, एक वेब एपीआई आपको मिलती है और उसके 2 मेथड है, 3 मेथड है, समझे 4 मेथड है। एक है सेट, डेटा सेट करने के लिए, जो आपसे 2 चीजें लेता है, की और वैल्यू। एक है गेट, जो आपसे एक चीज लेता है की, वो क्या करता है, डेटा लाके दे देता है। एक है रिमूव ऑल, जो सब डिलीट कर देता है। एक है रिमूव की, जो कि की रिमूव करता है। उसकी एक शर्त ये होती है कि लोकल स्टोरेज में हमेशा वैल्यू जो है ना वो स्ट्रिंग में सेव होती है, ऑब्जेक्ट एरे वगैरह को वो नहीं जानता, ठीक है ना। वो क्योंकि जावास्क्रिप्ट के लिए नहीं होती, ब्राउजर जो है ना वो जनरल है, कोई भी उसमें सेव करा सकता है, तो एरे वगैरह इन सब चीज़ों को नहीं जानता वो। तो हम क्या करते हैं, अगर एरे या ऑब्जेक्ट वगैरह को इंस्टॉल करना होता है ना, तो हम उसको जेसन में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसको सेव कर देते हैं और फिर मंगवाते वक्त पार्स कर देते हैं। जेसन होता है वहाँ पर, जेसन JSON डॉट स्ट्रिंगीफाई का मेथड होता है, जो क्या करता है हमारी एरे को स्ट्रिंग बना देता है, ठीक है। तो ये वेब का बता रहा हूँ। और मोबाइल का जो है ना हम यहाँ से देख लेते हैं। ये रहा, मोबाइल में भी आसानी है, सेट आइटम और गेट आइटम, ठीक है। मल्टी गेट और बहुत सारे हैं, लेकिन बेसिक जो है ना सिंपल हमारे पास यही है कि भाई सेट कर दें। और इसको भी मतलब इसमें भी शर्त वही है कि भाई आपको ना जेसन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐप की बिल्ड बन गई, बन रही है। तो हम क्या करते हैं, चलें हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट एसिंग स्टोरेज। अच्छा, ये इसके जो मेथड है ना वो भी एसिंक्रोनस ही है। तो यूजर डेटा हमारे पास आ रहा था, तो हम यूजर डेटा को बनाएंगे स्ट्रिंग पहले, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है। तो कोई भी सिस्टम मेमोरीज होती है ना, ये ऑब्जेक्ट वगैरह को नहीं जानती, ये बस स्ट्रिंग को जानती है, ठीक है। डेटाबेसेस वगैरह हाँ जानते हैं, ठीक है, लेकिन पहले डेटाबेसेस एसक्यूएल वाले नहीं जानते थे ऑब्जेक्ट को, लेकिन अब जानना शुरू कर दिया उन्होंने। लेकिन ये हमारे पास टेम्परेरी स्पेस होती है लोकल स्टोरेज या मोबाइल के अंदर एसिंग स्टोरेज, ये ऑब्जेक्ट वगैरह को नहीं जानते, ये जानते हैं सिर्फ स्ट्रिंग को।
तो हम क्या करते हैं, इसको JSON.stringify का एक मेथड होता है, ये क्या करता है हमारे पूरे ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग बना देता है। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, इसको अवेट लगाकर एसिंग स्टोरेज डॉट सेट आइटम यूजर, ये आ गया इसकी की का नाम और ये आ गया इसकी वैल्यू। तो क्या करेगा, ये यूजर को सेव कर देगा हमारी एसिंग स्टोरेज के अंदर। बिल्ड बन गई और एरर आ गया, क्या बोल रहा है कि भाई एसिंग स्टोरेज में फंड है, ये बोल रहा है RCD एसिंग स्टोरेज इसको नहीं मिल रहा। ठीक है, क्योंकि हमने मेट्रो बंद नहीं किया था और यहाँ हमने इसको इंपोर्ट कर लिया, इसको करते हैं बंद, दोबारा से बिल्ड बना देते हैं। ठीक है, इसकी डॉक्यूमेंटेशन भी दी हुई है। इंपोर्ट आपने सही किया। तो या तो हम इसका सेपरेट फंक्शन भी बना लेते हैं कि सेपरेट फंक्शन बना दो स्टोर डेटा का या फिर गेट डेटा का और उसको फिर यूज कर लो। अच्छा, ये चीज़ें वैसे ना हम ग्लोबल बनाते हैं, ग्लोबल कि भाई लोकल स्टोरेज में कुछ डालना है, ये हेल्पर फंक्शन कहलाते हैं, यूटिल्स भी बोल सकते हैं इसको ना, या सर्विस भी बोल सकते हैं। क्या आप एक फोल्डर बना लें सर्विसेज का और इसमें बना लें एसिंग स्टोरेज डॉट जेस। तो इसमें आप क्या करेंगे, इसके फंक्शंस बना लेंगे। कैसे? अच्छा, ये बेस्ट प्रैक्टिस बता रहा हूँ, इस तरह के जो भी फंक्शन होते हैं ना, तो इस तरह अलग से सेपरेट फाइल में यूटिल्स में, हेल्पर में या फिर सर्विस में बन जाते हैं। ठीक है, किस पे? हाँ, रीयूजेबल फंक्शंस जो होते हैं ना, जैसे आपके डेट की भी चीज़ें हो गई, मोमेंट वगैरह यूज़ करेंगे। मोमेंट जैसे वेब में होती है वैसे इसमें होती है, तो वो भी हम ग्लोबल बना लेते हैं। ठीक है, तो इसमें आसानी हो जाती है थोड़ी। तो यहाँ से इसको करते हैं आप स्टोर डेटा को। ठीक है, ये आपसे ना दो पैरामीटर लेगा, एक लेगा की, एक लेगा वैल्यू। तो की हम इसको देंगे यहाँ पे, वैल्यू देंगे यहाँ पे। अच्छा, अब इसका अगर आउटकम देना है आपको बाहर, तो हम प्रॉमिस यूज कर सकते हैं इसको। ठीक है, और हम ये सारा लेके चले जाते हैं प्रॉमिस के अंदर कि आउटपुट देना ना, बाहर बताना है कि यहाँ पे अपडेट हो गई है, क्योंकि ये एसिंक्रोनस है, वेट करना पड़ रहा है, रिटर्न नहीं लगा सकते। ठीक है, तो बाहर बताना है हमें कि भाई वैल्यू अपडेट हो गई है। तो हम जब वैल्यू अपडेट हो जाएगी तो हम प्रॉमिस को रिजॉल्व करवा देंगे, और अगर नहीं होगी रिजेक्ट करवा देंगे। यहाँ पे हमने करवाया इसको रिजॉल्व। ठीक है, एडिट। ठीक है, इसको एडिट बोल देते हैं। और यहाँ पे हम रिजेक्ट में इसको बोल देते हैं भाई सेविंग एरर आ गया। ठीक है, ताकि जो पता चल जाए वहाँ पे भी कि भाई अपडेट हो गई है या नहीं हो गई है। तो इसी तरह हमारे पास गेट डेटा का हो सकता है, ये रहा कौन सा बना हुआ था, और इसमें भी हम डाल देंगे प्रॉमिस। ठीक है, और अगर वैल्यू नल नहीं होगी, इसका मतलब वैल्यू मौजूद है, और हम प्रॉमिस को करवा देंगे रिजॉल्व। ठीक है, एल्स में रिजेक्ट, और इसमें नल भेज देंगे। सही है, और यहाँ पे भी रिजेक्ट, एरर रीडिंग वैल्यू। ठीक है, तो हमारे दो ग्लोबल फंक्शन बन गए, एक है डेटा सेट करने के लिए और एक है डेटा गेट करने के लिए। अच्छा, माई की को हटाकर यहाँ पे की ले लेंगे और इसको की पास कर देंगे अपनी वाली।
ठीक है, ये चल गया हमारा, ये मेट्रो चल गया और ये ऐप चल गई, ठीक है। वो एरर आया था क्योंकि मेट्रो बंडल को पता ही नहीं चला था कुछ इंस्टॉल हुआ है, क्योंकि हमने इसको बंद करके दोबारा चलाया नहीं। जब भी कोई पैकेज इंस्टॉल करना है मेट्रो सर्वर बंद कर देना है, ठीक है। अब लॉगिन पे यहाँ पे हम क्या करते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं सेट डेटा था, क्या था, स्टोर डेटा, ठीक है। यहाँ पे जेसन वगैरह किया हुआ है हमने क्या, तो वैल्यू को जेसन नहीं किया ना, तो एक काम करेंगे हम इसको यहीं पर ही कर देंगे कि बार बार हर जगह करना ना पड़े, सही है। और मंगवाते वक्त पार्ट्स स्ट्रिंग से दोबारा ऑब्जेक्ट बनाने की नहीं होता है ये। अच्छा, अब स्टोर डेटा, इसमें जाएगी एक की और दूसरी जाएगी इसमें वैल्यू। यूजर डॉट डेटा में हमारे पास वैल्यू आ रही थी, सही है। और स्टोरेज को हम करवा लेते हैं कंसोल, ताकि पता चल जाए कि हाँ भाई ऐड हो गया है क्या नहीं, सही है। ये क्या बोल रहा है, पहले बोल रहा होगा, ठीक है, अब नहीं बोल रहा। रीलोड कर देते हैं एक बार, ठीक है। तो मैं कर रहा हूँ लॉगिन भाई, सही है। मैंने लॉगिन किया, स्टोरेज ऐड, इसका मतलब ऐसे ही स्टोरेज में डेटा ऐड हो गया होगा। अच्छा, पता नहीं यहाँ से एमुलेटर में फाइल शो हो या नहीं, वैसे हो जानी चाहिए। फाइल्स एप्स होती है ना इसमें, एसडी कार्ड, एंड्रॉयड डेटा और बिग पिज़्ज़ा नज़र आ रहा है। नेम नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, ये ऐप्स है, ये फ़ोन की स्टोरेज है, इसमें भी नहीं है। ऐप्स होती हैं शायद, एंड्रॉयड डेटा और नहीं है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस तरह का हमारे पास फोल्डर होगा और उसके अंदर एक यहीं पर ही डेटा हमारा सेव हो रहा होगा, सही। हाँ, यहाँ पे नहीं है वैसे अभी, ठीक है। तो कुछ होगा कहीं ना कहीं, वो आप अपने मोबाइल में देखेंगे तो शायद आपको नज़र आ जाए। अच्छा, अब इसको बोल देते हैं कि भाई लॉगिन करो और आप चले जाओ नेविगेशन डॉट नेविगेट होम, ठीक है। लेकिन ये ना हमें हिस्ट्री वगैरह ख़त्म करनी है, तो क्या करते हैं इसके लिए, रेग नेविगेशन, नेविगेट एंड क्लियर स्टैक। क्या था, रिप्लेस भी होता है, लोकेशन दे देंगे, सिर्फ लोकेशन इक्वल टू असाइन कर देंगे तो भी हो जाता है, असाइन भी होता है। ठीक है, तो नेविगेशन डॉट रीसेट एक होता है हमारे पास, लेकिन ओल्ड वर्जन से ट्राई कर लेते हैं। अगर यही वाले हम, अच्छा इसमें आ जाते हैं स्टैक एक्शंस में, ये अपडेटेड पता चल जाएगा। रीसेट, हाँ रीसेट यूज़ करना है, ये रहा इसका रीसेट, कि आप ये कर दो तो
रीसेट हो जाएगा। अच्छा ये एक्शंस अलग से दिया है इन्होंने ना, वैसे नेविगेट करवाते वक्त भी हम कर सकते हैं वैसे। अच्छा रिप्लेस भी है, रिप्लेस ट्राई करते हैं। ठीक है, रिप्लेस क्या कर रहा है, स्टैक खत्म कर रहा है, तो हम यहाँ रिप्लेस यूज कर सकते हैं। ठीक है, ड्रावर हमने हटा दिया तो इस वजह से नहीं खुल रहा। तो हम आ गए होम पे ना, तो अब हमें होम पे वो डेटा चाहिए जो हमने एसिंक स्टोरेज में डाला है। ठीक है, तो होम पे आकर हम समझे यूजर का नेम शो करवाएंगे हम होम पे, सही है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यूज इफेक्ट इनिशियली लोड करवाना है, तो कौन सा ये वाला यूज इफेक्ट यूज होगा, सही है। और यहाँ हम बोल देते हैं गेट यूजर डेटा। ठीक है, और इसको कॉल कर देते हैं यूज इफेक्ट के अंदर। और ये क्या करेगा, डेटा कहाँ से लेके आएगा, एसिंक स्टोरेज से। ठीक है, तो क्या था हमारा फंक्शन, गेट डेटा का, गेट डेटा। ठीक है, इसको बतानी है आपने की, ठीक है। ट्राई कैच भी डाल देते हैं। गेट कर रहे हैं ना, वहां पे भी डाला है। ठीक है, क्योंकि ये हम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि वहां से भी हमने प्रॉमिस रिटर्न किया है ना, तो जब वो रिजेक्ट करेगा तो हमें पता नहीं चलेगा। ठीक है, अगर रिजेक्ट देखना है तो यहाँ डालना पड़ेगा। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास डेटा, पहले कंसोल करवा लेते हैं, फिर इसको स्टेट में सेट करवा देंगे। ठीक है, मैं लॉगिन पे खड़ा हूँ। ठीक है, जैसे मैं होम पे आया, ये मेरे पास कंसोल आ गया, यूजर का डेटा आ गया। अब मुझे यूजर का नेम यहाँ पे दिखाना है, समझे। क्रिएट योर ऑन पेजर की जगह यूजर का नेम आ जाए, तो मैं क्या करता हूँ, ऊपर एक स्टेट बनाऊंगा यूजर और सेट यूजर। ठीक है, इसमें अभी एम्प्टी ऑब्जेक्ट है। जैसे मेरे पास यूजर का डेटा आ जाए, इसका नाम चेंज करके यूजर डेटा रख देता हूँ। तो इसको मैं क्या करूंगा, यूजर डेटा के स्टेट में नहीं, सेट यूजर में सेट करवा दूंगा। ठीक है, तो मेरे पास डेटा आया एसिंक स्टोरेज से, और मैंने इसको क्या किया, स्टेट पे अपडेट करवा दिया। अब स्टेट को अपने कंपोनेंट में मैं कहीं पर भी यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो कहाँ करना है, क्रिएट योर ऑन पेजर की जगह मैं चाहता हूँ यूजर का नेम आ जाए। ठीक है, आ गया। कौन सा यूजर लॉगिन है, लेनी ग्राहम। ठीक है, तो अब दूसरा यूजर लॉगिन कर देते हैं। इसको मैं बोलता हूँ यूजर 2 को कर दो, यूजर 2 पहले 1 था। ठीक है, रीलोड करते हैं ऐप को, समझे लॉग आउट कर दिया, और लॉग आउट के बटन पे क्लिक करते हुए हम क्या करेंगे, एसिंक स्टोरेज को रिमूव करवा देंगे। रिमूव का भी एक मेथड है। लॉगिन किया, कौन सा यूजर लॉगिन हो गया, एरविन। ठीक है, अब पूरी ऐप के अंदर कहीं पर भी मुझे ये डेटा चाहिए होगा तो मैं ले सकता हूँ। ठीक है, अच्छा खैर, तो ये वैसे यूजर का डेटा आता है हमारे पास एपीआई से ऑलवेज ना। हम क्या करते हैं कि कोई ऐसी फाइल, मतलब होम है ना हमारा, कि जब यूजर लॉगिन होगा फर्स्ट टाइम ऐप खुलेगी, यहाँ पे आएगा, सही है। अब चाहे तो आप यहाँ पे वो भी लगा देंगे, आप क्या कर दो, लॉगिन के अंदर ना कंडीशन लगा दो कि अगर यूजर पहले से है तो यूज इफेक्ट के अंदर आप क्या कर दो, चेक ऑथ लगा दो।
अच्छा यहाँ पे ऐसे लगा रहा हूँ, ये वाली चीज़ अगर प्रॉपर लगानी है तो नेविगेशन में भी लग जाती है। ठीक है, ये वाली चीज़ ना नेविगेशन में लगा दें तो अच्छा है। चले नेविगेशन में लगा देते हैं। यहाँ पे पता है क्या होगा, यहाँ पे चेक होगा एसिंक स्टोरेज से डेटा, अगर डेटा है तो इनिशियल अलाउड कर दो होम, और वरना लॉगिन रहने दो। कैसे, यहाँ पे बनाया यूज इफेक्ट, ठीक है, एक फंक्शन होगा हमारे पास चेक ऑथ, और ये क्या करेगा, वही वाली चीज ना कॉपी कर लेते हैं होम से, ये वाली सही है। यहाँ कॉपी पेस्ट करा, मिसिंग। अच्छा गेट डेटा को इंपोर्ट भी करना होगा, इंपोर्ट हो गया, ठीक है, हाँ इस पे लगेगा, सॉरी चेक आउट, ये डेटा लेके आएगा, ठीक है। और यहाँ हम एक बना लेंगे स्टेट यूजर, सेट यूजर, इसमें रख दिया नल, सही है। और ये यूजर यहाँ पे सेट हो रहा है, चेक ऑथ को हमने यहाँ पे कॉल कर दिया, ठीक है। अगर डेटा आएगा तो इसमें सेव करवा देगा, वरना इसमें क्या पड़ा हुआ होगा, नल पड़ा हुआ होगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इनिशियल अलाउड नेम में अगर यूजर है तो होम, और अगर यूजर नहीं है तो लॉगिन, ठीक है। तो इसने क्या दिखाया, होम। मैं रीलोड कर रहा हूँ, देखिए रीलोड किया, क्यों नहीं चला भाई, यूजर था अभी, था। इनिशियल राउट नेम में हमने दिखा दिया होम, अगर यूजर है, वरना लॉगिन। होम ये रहा और लॉगिन ये रहा, तो अभी हमारे पास आ रहा है नजर लॉगिन। देखते हैं भाई यूजर डेटा हमारे पास आ रहा है या नहीं। आ तो रहा है, ठीक है। डेटा आ रहा है, डेटा हमने सेट भी करवा दिया, यहाँ पे हमने यूज़र इनिशियल अलाउड बोल दिया। अच्छा इनिशियल अलाउड यूज़र, अच्छा क्योंकि हो सकता है ये रेंडर हो गया हो, तो इस वजह से पहले इसने वाली स्क्रीन दिखा दिया हो। तो हम ना नेविगेट भी कर सकते हैं यहाँ पे इसको, अगर हम देखें कि इसमें नेविगेशन मिलती है, बल्कि राउटर ने अपनी अच्छी बेस्ट प्रैक्टिस खुद बताई हुई होगी ऑथ हैंडल करने के लिए ना, ऑथेंटिकेशन फ्लो ये रहा देखें, ठीक है। इसने क्या बोला हुआ है कि भाई आप ना, ये बोल रहे दो अलग अलग स्टैक बना लो, ठीक है, एक ऐप स्टैक होगा और एक ऑथ स्टैक होगा। ऐप स्टैक आपका मेन वाला होगा और ऑथ स्टैक आपका अलग दूसरा होगा, ठीक है। और आप क्या कर लो, यूजर का टोकन देख के आप देख लो कि भाई कहाँ पे भेजना है, ठीक है। तो इन्होंने पता है क्या किया हुआ है कि जैसे हमारे ये ऐप नेविगेशन है, नीचे यहीं पर ही ऑथ नेविगेशन बना दी, यही बेस्ट प्रैक्टिस है, ठीक है। और इसमें सिर्फ क्या आएगा हमारे पास, स्टैक डॉट नेविगेटर होगा, स्टैक डॉट स्क्रीन, ठीक है, नेम लॉगिन, वही वाली कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास स्क्रीन आ गई। सेपरेट फाइल भी हो तो अच्छी बात है, लेकिन मैंने अभी एक ही फाइल में बना दिया है, ठीक है, या सेपरेट फाइल भी आप कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो लॉगिन बन गया, और ऊपर से हम लॉगिन को अब हटा देंगे और इसको होम ही रहने देंगे इनिशियल नोड को, ठीक है। तो ऊपर वाली हमारी ऐप नेविगेशन है और नीचे वाली हमारी ऑथ नेविगेशन है, दोनों को यहाँ से कर देते हैं एक्सपोर्ट, ठीक है। ऑथ भी हो गई और ऐप भी हो गई। अच्छा अब इन सारी चीज़ों को यहाँ से उठाते हैं और हम ले जाते हैं ऐप में,
सही है। यहाँ पे हमें चाहिए होगा यूज इफेक्ट, और क्या हमने इंपोर्ट किया, गेट डेटा। गेट डेटा आ गया, ठीक है, और ये स्टेट वगैरह सेट हो जाएगी। इसको हमने डिफॉल्ट एक्सपोर्ट की जगह ये कर दिया था। अच्छा, अब हम क्या बोलेंगे कि अगर यूजर है तो ऐप दिखाओ, और वरना और दिखाओ। अच्छा, हम क्या करते हैं ना कि थोड़ी सी ना लोडिंग भी दिखाते हैं, तो स्प्लैश स्क्रीन वगैरह जो है ना वो आ जाती है यहाँ पे। यूज स्टेट डजंट एग्जिस्ट पहले का होगा, बल्कि यही बोल रहा है, हमने स्टेट इंपोर्ट नहीं की। हाँ, नहीं की, ठीक है। ठीक है, तो क्या आ गया, होम। ठीक है, दोबारा रीलोड किया, होम आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब वो ऑथ वाले अब आए नहीं रहे, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं। अच्छा, ये बेस्ट प्रैक्टिस है ना। और अच्छा, वैसे एसिंग स्टोरेज में यूजर का पूरा डेटा उठा के नहीं डाल देते, टोकन शोकन डालते हैं। टोकन क्या होता है पता है? सेशन टोकन होते हैं हमारे पास, ठीक है। और ना ये बैकएंड से आपको मिलते हैं, जो बैकएंड डेवलपर होता है वो इसको मेंटेन करता है, बनाता है और आपको दे देता है। अब ये दो तरह के होते हैं, ठीक है, ठीक है। ये टोकन कितने होते हैं? 2 होते हैं, ठीक है ना। एक होता है अपने पास एक्सेस टोकन, ठीक है, और एक होता है अपने पास रिफ्रेश टोकन, ठीक है। तो किसको पता है दोनों के बारे में? सबको नहीं ना। तो एक्सेस टोकन का क्या काम है? अच्छा, जब आप एपीआई मिलती है आपको ना एक लॉगिन करने की, और बैकएंड डेवलपर आपको बोल देता है कि ये ऐप, ये लॉगिन की एपीआई ये लगा लो आप, तो आप क्या करते हो, ऐप की यूआई बनाते हो, यूजर से ईमेल लेते हो, पासवर्ड लेते हो, उस एपीआई पे हिट करते हो। एपीआई बदले में आपको ये 2 चीजें देती है। साथ में और भी बहुत कुछ हो सकता है यूजर भी आ रहा हो, लेकिन ये 2 चीजें मेन होंगी जो कि लॉगिन की एपीआई आपको देगी, जिसमें एक होगा एक्सेस टोकन और एक होगा रिफ्रेश टोकन। अच्छा, जो नॉर्मल ऐप है, कोई सोशल मीडिया, कोई क्विज ऐप, या आपने कोई भी अपनी जनरल ऐप बना ली, तो उसमें तो ये इतने सेंसिटिव नहीं होते कि उसमें ये जो है ना आप सेव करवा दें एसिंग स्टोरेज में, और इसकी बेस पे यूजर को लॉगिन करते रहें। अब लॉगिन के अलावा आप जितनी भी एपीआई कॉल करेंगे अपनी ऐप से उस बैकएंड के ऊपर, ठीक है, जैसे एक एपीआई थी लॉगिन की, वो आपने एपीआई कॉल की, उससे आपको मिल गया एक्सेस टोकन। अब आपने होम पे आके एपीआई कॉल की यूजर की कि भाई यूजर का डेटा दो मुझे, यूजर की प्रोफाइल दो, यूजर का नाम क्या है, एड्रेस क्या है, कंट्री क्या है। तो जब वो आप यूजर वाली एपीआई कॉल करेंगे ना, तो आपने उसके साथ एक्सेस टोकन बैकएंड को देना होगा। समझे, एक चाबी है आपकी, ठीक है। तो जब ये चाबी आप भेजेंगे बैकएंड को, तो आपकी चाबी को वेरीफाई करके उसमें से डेटा निकाल के फिर वो आपको देगा, ठीक है। तो एक्सेस टोकन जो है ना, ये यूजर को ऑथेंटिकेट करता है बैकएंड के ऊपर। अगर ये नहीं होता तो बैकएंड आपको कोई भी डेटा नहीं देता और ऐप पे आपको कोई रिस्पांस नहीं मिलता और आप लॉग आउट हो जाते हैं, ठीक है। तो आप हर जगह जहाँ पे ऐप में एपीआई कॉल कर रहे हो ना, वहाँ पे आप एक कंडीशन लगा देते हैं कि अगर इस एपीआई से मुझे ये वाला रिस्पांस आए 403, एरर कोड्स होते हैं, इसका भी थोड़ा सा देख लीजिएगा, स्टेटस कोड ना, HTTP स्टेटस कोड, शायद मैंने आपको बताया था। एपीआई तो हमने यूज की थी ना, तो उसमें कुछ कोड्स होते हैं जिसमें 200 का मतलब होता है ओके, 201 क्रिएटेड, ठीक है। तो ये देख लेना। तो बैकएंड आपको देगा 403 का मतलब होता है फॉरवर्डेड, ठीक है, कि भाई ये अनऑथराइज्ड पर्सन है। तो जैसे ही आपको बैकएंड से वो रिस्पांस मिलता है ना कि ये अनऑथराइज्ड पर्सन है, तो आप क्या करवा देते हैं, यूजर को फौरन से लॉग आउट और उसकी एसिंग स्टोरेज वगैरह सब क्लीन कर देते हैं, ठीक है। और अगर एक्सेस टोकन आपके पास है,
बैकएंड को आप दे रहे हैं और वो बिल्कुल सही है, तो बैकएंड उसके बदले में आपको डेटा दे देता है जो भी आपने मांगा हो। तो एक्सेस टोकन का ये काम होता है, ये यूजर की आइडेंटिटी है, की है, ठीक है। हाँ, हेडर में देते हैं, ठीक है। तो हेडर में कैसे देते हैं, अब वो बैकएंड डेवलपर की बात है वो किस तरह ले रहा है, लेकिन जनरली इसको दिया जाता है कैसे, जैसे मैं कहाँ पे आऊँ मैं, डेटा हमारे पास कहाँ पे था, लॉगिन पे। सिर्फ समझाने के लिए कि ये एक मेथड होगा पोस्ट का, ठीक है, और यहाँ पे हेडर्स जा रहे होंगे, हेडर्स, ठीक है, और इसमें होगा टोकन, हाँ ऑथराइजेशन होगा, ठीक है, ऑथराइजेशन। इसमें आप कीवर्ड एक भेजते हैं, मसला नहीं होता वो, ठीक है, स्ट्रिंग में दें या वैसे दें, कोई मसला नहीं होता। और इसके आगे आ जाएगा आपका टोकन, ठीक है। अच्छा, अभी मैं यहाँ पे सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि अभी हमारे पास कोई एपीआई है जिसको हम टोकन दे सकें, इसमें नहीं होगी ना क्योंकि ये पब्लिक है, अभी हमारे पास कोई एपीआई नहीं है। तो आपको पोस्ट एपीआई से, अच्छा ये सारा कोड जो है ना ये आपको समझे पोस्टमैन दे देगा। पोस्टमैन एक टूल होता है जिसपे बैकएंड की डॉक्यूमेंटेशन होती है, ठीक है। तो ये वाला कोड ना आपको वो जनरेट करके दे देगा कि आपको टोकन कैसे पास करना है, या बैकएंड डेवलपर आपको बता देगा भाई ऐसे पास करो, ठीक है। तो आप उसको पास कर देते हैं तो फिर वो बैकएंड पे ऑथेंटिकेट करता है आपकी टोकन को और फिर जो बदले में आपको डेटा दे देता है, ठीक है। तो ओवरऑल इस तरह चलता है। अच्छा, अब जो हमारे पास सेंसिटिव ऐप होती है, कोई फाइनेंशियल ऐप हो गई, बैंकिंग ऐप हो गई, तो उसमें जो है ना इस टोकन के साथ आती है एक एक्सपायरी, ठीक है, 1 घंटे की, 2 घंटे की, 3 घंटे की, ठीक है, 10 मिनट की, 15 मिनट की, ठीक है, अलग अलग होती है। अब जैसे आप कोई बैंक की ऐप यूज कर रहे हैं, कोई मसला नहीं आ रहा, ठीक है। तो लेकिन जैसे आपने यूज करना छोड़ी, 10 मिनट बाद आप खोल के देखें या 1-2 मिनट बाद लॉग आउट, ठीक है। तो क्या कि इनएक्टिविटी रहती है ज़्यादा देर तक, यूजर इनएक्टिव रहता है तो एक्सेस टोकन हो जाता है एक्सपायर। अच्छा, यूजर के एक्टिव रहने पे, जैसे टोकन की मेरी वैलिडिटी थी कितनी, 10 मिनट की, लेकिन यूजर एक्टिव है, पता चल जाता है यूजर एक्टिव है यानी कि वो एक्टिविटी कर रहा होता है, उसने कोई प्रेस कर दिया, कहीं पे कोई एपीआई कॉल कर दिया, कुछ कर दिया, तो हर बार ये टोकन जो है ना हमारा ये दोबारा बनता रहता है, समझे। मोंगोडीबी का टोकन नहीं होता, उसमें नोड.जेएस में यूज करते हैं हम ना, ये डेटाबेस स्पेसिफिक चीज नहीं है। टोकन जो है ना ये डेटाबेस और एप्लीकेशन के अंदर होता है कि जो इसको ऑथेंटिकेट करके फिर डेटाबेस का एक्सेस वो हमें देती है। ये समझ लें आपका ना पासपोर्ट है, ठीक है, क्या आप पासपोर्ट दिखा के एंटर होंगे किसी कंट्री के अंदर, ठीक है, और वीज़ा समझ लें, वीज़ा है, ठीक है। वीज़ा कैसे है कि एक बैकएंड एप्लीकेशन एक कंट्री है, उसको आपने लॉगिन की रिक्वेस्ट दी, उसने आपको बदले में ये वीज़ा दे दिया, एक्सेस टोकन, ये आपका वीज़ा है कि जब भी आप इस बैकएंड में दोबारा आओगे तो ये वीज़ा साथ लेके आओगे। तो एक्सेस टोकन जैसे हम उसको देंगे वो हमें डेटा दे देगा, अगर वो वैलिड होगा उसको वेरीफाई करेगा, डेटा दे देगा, अगर वेरीफाई नहीं होगा तो हमें एरर दे देगा कि भाई अनऑथराइज्ड पर्सन है। इसमें मिडिलवेयर यूज होता है, बैकएंड ऐप में मिडिलवेयर होता है वो जो इसको चेक करता है। मिडिलवेयर क्या कि भाई बैकएंड में घुसने से पहले बंदे को पहले उसका वीज़ा चेक करें। मिडिलवेयर समझ लें इमिग्रेशन, कि भाई कंट्री में घुसने से पहले उसकी डिटेल चेक करें कि फेक तो नहीं, फेक है तो वहीं से डिपोर्ट, वहीं वरना इंटर, ठीक है। तो ये ऐसा है, ठीक है। तो इसकी एक्सपायरी होती है और सेशन जो है इसको सेशन बोलते हैं, सेशन टोकन वगैरह भी बोल सकते हैं। और जब यूज़र अगर एक्टिव रहता है ऐप पे तो ये एक्सटेंड होता रहता है कि भाई 10 मिनट और बढ़ गए, फिर 10 मिनट और बढ़ गए, 10 मिनट और बढ़ गए, बार जैसे ख़त्म होने वाले हो दोबारा बढ़ जाए क्योंकि यूज़र एक्टिव था। लेकिन अगर ख़त्म होने वाला हो और यूज़र एक्टिव ना हो तो ये एक्सपायर हो जाता है। सर तो ये तो बैकएंड वाले ही करते हैं, फ्रेश टोकन चलाते, ये फ्रंट एंड वाले करेंगे, ठीक है। एक एपीआई देगा वो एक्सटेंड टोकन की आपको, ठीक है, और उसके अंदर आपने ये टोकन भेजने पड़ेंगे और उसके बदले में आपको नया टोकन मिलेगा और उसको आपने एसिंक स्टोरेज में अपडेट करवाना होगा, ठीक है। तो एपीआई होगी इसकी, आपने पीछे कुछ नहीं करना, बस आपने एपीआई कॉल करनी है, ठीक है। और एक सेशन टाइमर लगा देना है पीछे
कितने टाइमर में सेशन एक्सपायर होगा। और ये भी हर ऐप में नहीं बता रहा मैं, जो फाइनेंशियल ऐप्स होती है ना उसके नहीं होता है ये बस, ठीक है, या फिनटेक में होता है या कोई एजुकेशनल ऐप होती है। आजकल तो एजुकेशनल वाले लोग ख्याल नहीं करते, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस ये कहती है कि नहीं एजुकेशनल ऐप्स में भी होना चाहिए, ठीक है। तो आपका इस तरह से ये जो है ना टोकन जो है वो क्या होता रहता है, एक्सटेंड होता रहता है सेशन, ठीक है। एक्सपायरी का नहीं लगाएंगे इसके अंदर, ये हमारा लगा के देगा, एक्सपायरी पैकेट वाला लगा के देगा, ठीक है। आपको इसके साथ कुछ भी नहीं सर करना, हमारा तो एक दफ़ा लोकल स्टोरेज में स्टोर हो जाएगा टोकन, जब फिर वो चेंज हो जाएगा, अपडेट करते रहेंगे ना। अच्छा, एक्सेस टोकन आपका एक्सपायर हो गया, ठीक है, रिफ्रेश टोकन फिर भी जिंदा रहता है, ठीक है। और रिफ्रेश टोकन से आप कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन एक काम कर सकते हैं कि एक्सेस टोकन दोबारा से बनवा सकते हैं, और वो भी एपीआई कॉल करके, वो भी आपको बैकएंड डेवलपर ही बताएगा कि ये एपीआई है, इसको आप रिफ्रेश टोकन दो, ये एक्सेस टोकन आपको दोबारा दे देगी, ठीक है। तो इस तरह जो है ना फिर आप एक किसी एप्लीकेशन का सेशन जो है वो मेंटेन करवाते हैं, ठीक है। तो हमने ये ऑथेंटिकेशन फ्लो देख लिया। अब जो है ना समझे आप होम के ऊपर कोई एपीआई कॉल कर रहे हैं, जैसे मैं होम के ऊपर आया, अभी आप समझ लें इसको, यूजर डेटा जो है ना ये एसिंग स्टोरेज से नहीं आ रहा, ये आ रहा है एपीआई से। अच्छा, मैं ना चीज़ों को शॉर्ट करना चाह रहा हूँ थोड़ा, वरना दोबारा से कोड लिखूँ, स्क्रीन बनाऊँ तो मसला होगा ना, तो मैं चाह रहा कम टाइम में ज़्यादा सारी चीज़ें हो जाए। तो समझे यूजर डेटा जो है ना ये एपीआई से आ रहा है, आप रिज्यूम करें। अब कॉन्टेक्स्ट हम देख रहे थे, कॉन्टेक्स्ट का क्या सीन है, एक फोल्डर बना दें कॉन्टेक्स्ट या कॉन्टेक्स्ट एपीआई, इस तरह कॉन्टेक्स्ट एपीआई बोलते हैं इसको। कॉन्टेक्स्ट का आपने बना दिया, इसको आपने बोल दिया यूजर डॉट जेएस, ठीक है, जेएस कर दें जेएस, ठीक है, या जेएसएक्स भी कर सकते हैं, जेएस कर, ठीक है। यहाँ पे इंपोर्ट होगा रिएक्ट का यूज कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट होगा, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, और इसमें आप यूजर का कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर लेंगे, और यहां से कर देंगे इसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट यूजर, ठीक है। यूज कॉन्टेक्स्ट जो है उसको यूज करने के लिए होता है, सबसे पहले हमने क्या करा, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, ये देखिए क्रिएट कॉन्टेक्स्ट हमने किया इसको। अच्छा, इसमें डिफॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं, इनिशियल ना भी दे तो चलेगा, ठीक है। अच्छा, कोशिश करके इसको भी हमें ना कैपिटल में बनाना होता है, क्योंकि ना हम इसको एज अ कंपोनेंट यूज कर रहे होते हैं। अब आप क्या करेंगे, इसको आप यहाँ पे इंपोर्ट करवाएंगे होम के अंदर यूजर के कॉन्टेक्स्ट को, ठीक है। और इस यूजर से ना आपको मिलेगा प्रोवाइडर, कैसे, टॉप लेवल पे आके आप लिखेंगे यूजर डॉट प्रोवाइडर, आपको मिलेगा, ये कंपोनेंट है, और इससे आप अपनी पूरी स्क्रीन को या मेन कंपोनेंट को कर देंगे रैप, ठीक है। इस तरह से कंपोनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये कोई व्यू वगैरह नहीं होता, बस ये कॉन्टेक्स्ट होता है जो इसको मिल जाता है, ठीक है। अब यूजर डेटा हमारा सेव हो रहा है स्टेट में, मतलब स्टेट के पास यूजर मौजूद है, तो इसके अंदर हमारे पास वैल्यू का एक प्रॉप होता है, वैल्यू, और इसके अंदर वैल्यू में मैंने पास कर दिया यूजर, क्लियर है। अब पूरे रिएक्ट कंपोनेंट, मतलब जो इसके अंदर कंपोनेंट यूज हो रहा है, जैसे थीम टैग्स, या थीम टैग्स के अंदर एक और कंपोनेंट, अभी मैं आ जाता हूँ थीम टैग्स में समझाने के लिए सिर्फ, और थीम टैग्स में के अंदर भी और भी बहुत सारे कंपोनेंट है, मतलब वो ट्री बना हुआ है पूरा, कि एक कंपोनेंट है, उसके अंदर एक कंपोनेंट है, फिर उसके अंदर एक कंपोनेंट है, उसके अंदर एक कंपोनेंट है। अब मुझे यहाँ पे वो यूजर चाहिए, ठीक है, तो मैं कैसे लूँगा, सबसे पहले उसी कॉन्टेक्स्ट को इंपोर्ट करूँगा,
और रिएक्ट का एक हुक होता है यूज कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो मैं इसको क्या करूंगा, यूज कॉन्टेक्स्ट को कॉल करूंगा और इसके अंदर जो यूजर का कॉन्टेक्स्ट है वो रख दूंगा। ये यूजर का कॉन्टेक्स्ट था, यूजर की फाइल्स आ रहा है वो मैंने इसके अंदर रख दिया और यूज कॉन्टेक्स्ट कर दिया। अब इस यूजर को अगर मैं कंसोल करवा के देखूं इधर, ठीक है, तो आप देखें इस यूजर के अंदर हमें यूजर मिलना शुरू हो गया, नजर आ रहा है। इसको हम बोल देते हैं यूजर इन टेक्स्ट कंपोनेंट। देखिए मैंने प्रॉप पास नहीं किया, यूजर इन टेक्स्ट कंपोनेंट। अब जहां कहीं भी ना पूरी मतलब जो कंपोनेंट होम का चाइल्ड है किसी भी तरह से, वहां पर ये डेटा आपको मिलेगा बगैर प्रॉप पास किए। ठीक है, अच्छा अब कहीं से भी आप इसको गेट भी कर सकते हैं। अच्छा ये ज्यादातर ना थीम के लिए भी इस्तेमाल होता है। थीम ऐप थीम होती है ना, ग्लोबली चाहिए होती है। ठीक है कि भाई थीम डार्क है, या क्योंकि यूजर सेटिंग में जाता है आपकी थीम को डार्क और लाइट कर, जैसे ये है ना, लाइट कर दी डार्क कर दी। अब इससे हर जगह का कलर चेंज हो रहा है, तो हर जगह पता कैसे चलेगा कि थीम है। तो हम क्या करते हैं भाई, थीम का एक कॉन्टेक्स्ट बना के रख देते हैं। हम क्या करते हैं, थीम का थीम डॉट जेस, जिस तरह यूजर का बनाया इसी तरह थीम का बना लिया। इसका नाम रख दिया थीम कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट रख दें, मैंने यूजर रखा था ध्यान में नहीं आएगा, तो कॉन्टेक्स्ट लिखा हुआ होगा नाम के साथ तो पता रहेगा कि भाई ये कॉन्टेक्स्ट। अब इसको ना हम क्या करेंगे, सबसे टॉप लेवल पे ऐप पे, ऐप हमारे सबसे टॉप लेवल पे है ना, यहाँ आके इसको हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे थीम कॉन्टेक्स्ट और यहाँ पे इसको रैप करवा देंगे प्रोवाइडर, और ऐप के अंदर एक स्टेट बना लेंगे थीम की, सेट थीम, और इसकी इनिशियल वैल्यू हम रख देंगे, कुछ भी रख सकते हैं, या तो लाइट या तो डार्क, या आप सिस्टम की देख लें क्या है, सिस्टम की भी थीम निकाल सकते हैं, पता है ना, प्लेटफॉर्म के थ्रू, प्लेटफॉर्म एक नेटिव से मिलता है उसके थ्रू आप थीम देख सकते हैं। तो अभी मैंने रखवा दी लाइट, तो अब आप क्या करेंगे, वैल्यू, अच्छा ये सिर्फ आपसे ना वैल्यू लेता है और एक ही प्रॉप लेता है, ज्यादा लेता भी नहीं है, और वो क्या होता है, वैल्यू फिक्स होता है। लेकिन आप ये दोनों चीजें कैसे पास करते हैं कि इसके पास थीम भी चला जाए और सेट थीम का फंक्शन भी चला जाए। एरे बना देते हैं हम, एक एरे बनाते हैं और उसको दोनों पास कर देते हैं। तो अब वैल्यू में क्या जा रहा होगा, एरे, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इस थीम की बेस पे टेक्स्ट का कलर चेंज करवा देते हैं, सही है, टेक्स्ट का कलर चेंज करवा देते हैं। तो मैं आ गया किसमें, थीम टेक्स्ट के कंपोनेंट में, थीम टेक्स्ट के कंपोनेंट में इंपोर्ट किया सबसे पहले थीम कॉन्टेक्स्ट को, और जिस तरह यूजर यूज किया इस तरह थीम कॉन्टेक्स्ट और थीम। अच्छा पहले देखते हैं थीम में मिल क्या रहा है। यूजर को हटाते हैं, थीम को कंसोल करते हैं, इसमें देखते हैं क्या मिल रहा है। थीम थीम थीम, अच्छा रुका हुआ है, ठीक है। थीम में क्या आ रहा है, एरे आ रहा है। एरे के 0 इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है, वैल्यू पड़ी हुई, और 1 इंडेक्स पे फंक्शन। तो अगर हमें वैल्यू चाहिए तो एरे का इंडेक्स 0 में वैल्यू मिल जाएगी, लाइट मिल रही है, सही है। तो हम इसको बोलते हैं कि अगर थीम 0 लाइट है तो आप क्या कर दो, यहां पे मैं स्टाइलिंग दे रहा हूं, थीम 0 अगर लाइट है, कंडीशन लगा रहा हूं कलर पे, सही है, तो आप कलर कर दो ऑरेंज, वरना आप कलर कर दो ब्लू, ठीक है। तो टेक्स्ट का कलर क्या आ रहा है, ऑरेंज, क्यों, क्योंकि लाइट है। अब थीम अपडेट करते हैं हम, ठीक है। ऐप में आके मैं कर देता हूं इसको डार्क, तो टेक्स्ट कलर क्या हो जाएगा, ब्लू, ठीक है।
अच्छा, अब इसको किसी फंक्शन से अपडेट करना है तो कैसे करेंगे? जहां कहीं भी वो फंक्शन है, जैसे मैं प्रोफाइल पे बना देता हूँ वो फंक्शन कि भाई प्रोफाइल में जाओ, प्रोफाइल में जाएंगे, किसी ड्रावर भी हमने हटा दिया और इससे जा सकते हैं, ठीक है। या तो आप ड्रावर के अंदर कोई सेटिंग का अलग से बना दो, या यहीं पर ही एक बना दो जो थीम को टॉगल कर रहा हो, ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे मैं होम पे आया और होम पे, अच्छा देखिए मैं किसी भी कंपोनेंट में जाके इसको मंगवा भी रहा हूँ और अपडेट भी करवा सकता हूँ, ठीक है। तो आप क्या करो, होम पे ही, या फिर बेस्ट तरीका ये है कि ड्रावर के अंदर ना सेटिंग का एक स्क्रीन हो, उस सेटिंग के स्क्रीन में थीम का ऑप्शन आ रहा हो कि भाई अभी डार्क है और इसको लाइट कर दो, तो आप वहां से क्या करोगे, उस स्क्रीन के अंदर थीम कॉन्टेक्स्ट यूज कर लोगे, यूज कॉन्टेक्स्ट के अंदर थीम, और फिर थीम के अंदर आपको एरे मिल रहा होगा, 0 इंडेक्स पे आपको वैल्यू और 1 इंडेक्स पे आपको फंक्शन मिल रहा होगा। तो उस 1 इंडेक्स के फंक्शन को यूज करते हुए आप जैसे उसको अपडेट करोगे ना, तो वो ग्लोबली पूरी ऐप में जहां जहां यूज हुआ होगा अपडेट हो जाएगा। अच्छा, अब यूजर ऐप को दोबारा खोलेगा तो दोबारा लाइट हो जाएगा, तो इसका हल बताएं क्या है? एसिंक स्टोरेज में डाल कि थीम को हम देखें ऐप के अंदर ना, अभी हमने यहाँ रखा हुआ स्टेट, तो इस स्टेट को हम कनेक्ट कर दें एसिंक स्टोरेज के साथ कि इसमें अपडेट हो तो एसिंक स्टोरेज में भी अपडेट हो जाए, ठीक है। बात समझ में आई? देखिए जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी ना कुछ समझ नहीं आएगा। मैं यहाँ पे एक एक चीज क्यों नहीं करके दिखा रहा कि आप देखें, हमारे पास 2 घंटे का टाइम होता है, और अगर मैं सारा कोड लिखने बैठ गया ना तो उससे में टाइम निकल जाएगा। मैं आपको बस एक आइडिया दे रहा हूँ कि ऑलरेडी आप सबको चीज़ें आता है, पता है ना, मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि ये चीज़ इस तरह से होगी, ठीक है। तो लेकिन करनी है आपको है, नहीं करोगे फिर यही रह जाएगा कि नहीं, फिर आपको लगेगा नहीं यार हमने स्पीड मार दी और चलो हो गया हमारा कोर्स। करना करोगे तो समझ में आएगा, ठीक है। वरना देखिए आप बोलते हैं कि नहीं एक एक चीज, जैसे हम पूरी ऐप बना के देखें, लॉगिन स्क्रीन बनाएं, फिर प्रोफाइल बनाएं, तो यूआई बनाने में 2 क्लास निकल जाएंगी, फिर उसमें हम फंक्शनैलिटी डालें, एक एक कोड लिखें। इससे बेहतर है आप बना लो, जो इशू है मुझे बता दो कि भाई इशू आ रहा है, ठीक है। तो मैं ये कहूँगा कि यार एक जो है ना, आप एक काम ये करो, कोई ऑथेंटिकेशन एपीआईज होती होंगी ना, रिसर्च कर लो, कोई ऑथेंटिकेशन एपीआई होती होंगी फेक, ठीक है, फेक ऑथेंटिकेशन एपीआई करके सर्च कर लेना। या अगर नहीं भी हुई ना तो पता है क्या करना, यूजर को साइन अप करवाना और जितने भी साइन अप यूजर हो रहे हैं ना उनको एसिंक स्टोरेज में डालते रहना, ठीक है। एक यूजर साइन अप हुआ, एरे में पुश हुआ और वो एरे उड़ के चला गया एसिंक स्टोरेज में, दूसरा यूजर साइन अप हुआ, उसी एसिंक स्टोरेज के एरे को आपने वापसी गेट किया, उसमें नया यूजर पुश किया और अपडेट कर दिया। जैसे यूजर लॉगिन पे आएगा, लॉगिन करेगा तो उसको मैच करेगा एसिंक स्टोरेज में जो लिस्ट पड़ी हुई है उसके साथ। अगर लॉगिन हो गया तो यूजर को लॉगिन कर देना और प्रोफाइल पे जो यूजर लॉगिन हो उसका डेटा नजर आए, और प्लस कॉन्टेक्स्ट को यूज करके इसमें थीम डाल देना कि भाई लाइट और डार्क थीम हो जाए। हो जाएगा? कब तक दिखाना है? देखें दिखाना है, यूआई वाले सिंपल रखें, लॉगिन की तो देखें आप जीपीटी यूज करें, मसला नहीं है, जीपीटी जाके बोले रिएक्ट नेटिव की लॉगिन स्क्रीन बना के दो, यूआई बन गई, लगा दे, फंक्शनैलिटी खुद कर दे, ठीक है। जीपीटी को बोलो कि भाई प्रोफाइल स्क्रीन अच्छे से बना के दो, बन गई, लगा लो। लेकिन जल्दी फास्ट, क्या आजकल ना काम को आसान बनाना चाहिए, एआई का ज़माना है, जो चीज़ें बनी बनाई आपको मिल रही हो वो यूज़ करनी चाहिए, ठीक है। तो भले जीपीटी से करो लेकिन ऐप होनी चाहिए, नेक्स्ट क्लास में देखूंगा मैं, ठीक है, कि अभी आपके पास 2 दिन है, कल का और परसों का, तो हो जाना चाहिए। छोटा सा काम है, लॉगिन साइन अप और प्रोफाइल, लॉगिन साइन अप प्रोफाइल, ठीक है, क्लियर है। फिर नेक्स्ट क्लास से ना हम अब देखेंगे कैमरा कैसे खुलेगा, गैलरी कैसे एक्सेस करेंगे, कॉन्टैक्ट्स, मैसेजेस, कॉल्स, जितनी भी मोबाइल की दूसरी चीज़ें ना हार्डवेयर और दूसरी ऐप से उनको एक्सेस करना देखेंगे। इसके बाद फिर हम देखेंगे फायरबेस और फिर हमारा कोर्स एंडिंग की तरफ होगा, ठीक है ना। लास्ट में बना लेंगे, फिर जितना टाइम होगा जितनी बन जाएगी तो बना लेंगे, ठीक है ना। लेकिन ये आप साथ में प्रैक्टिस रखें वरना मसला हो जाएगा, ठीक है ना। तो टीचर आपके आए हैं एथिक्स की क्लास हो गई शुरू,
क्या खत्म होने से? कोर्स साल दिसंबर तक चलेगा। दिसंबर तक। जनवरी तो बहुत दूर है। 2025 में